हेलो स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं एक नया चैप्टर दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सबसे पहले जान लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं। तो अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करें तो ये एक स्पेशल टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स होते हैं जो सर्टेन एलिमेंट्स के द्वारा फॉर्म किए जाते हैं। इन कंपाउंड्स में एक सेंट्रल मेटल होता है और जब कोई एनायन या न्यूट्रल एटम इस मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है तब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। द फर्स्ट एग्जांपल इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मैग्नीशियम मेटल का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है और ये प्लांट्स में पाया जाता है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। सेकेंड एग्जांपल है हमारा ब्लड। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन नाम का एक आयरन का मेटल कॉम्प्लेक्स पाया जाता है जो हमारे ब्लड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। द नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन दैट इज विटामिन B12। ये कोबाल्ट मेटल का कॉम्प्लेक्स होता है। द नेक्स्ट इज सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन एक बहुत ही फेमस एंटी कैंसर ड्रग है। ये प्लेटिनम मेटल का कॉम्प्लेक्स होता है। तो आपने देखा कि ये कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा इनकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें वाटर की क्वालिटी को चेक करना हो, हमें पता लगाना हो कि वाटर की हार्डनेस कितनी है, तो उसके लिए भी हम एक कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स का यूज़ करते हैं जो कि कैल्शियम मेटल का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। इसके अलावा बहुत सारे मेटल्स जैसे कि सिल्वर और गोल्ड, इनके एक्सट्रैक्शन में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का बहुत बड़ी मात्रा में यूज़ किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक दैट इज इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम कवर करेंगे वार्नर्स थ्योरी, टर्मिनोलॉजी pertaining to coordination compounds, ligands and nomenclature of coordination compounds। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV1 दैट इज वार्नर्स थ्योरी। वार्नर को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का फादर भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बताया था, या हम कह सकते हैं कि उन्होंने ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को डिस्कवर किया था। वार्नर ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिसके बेसिस पर उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने ये कैसे किया। उन्होंने 1 मोल COCl3 6NH3 लिया और उसमें AgNO3 डाला और उन्होंने देखा कि 3 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट हुआ, जिसका मतलब था कि जरूर 3 क्लोरीन AgNO3 के साथ कंबाइन हुए होंगे। ऐसे ही उन्होंने एक दूसरा सॉल्यूशन लिया जिसमें 1 मोल COCl3 5NH3 था और जब उसमें AgNO3 डाला गया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस केस में 2 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट हुआ, जिसका मतलब है कि जरूर AgNO3 के साथ 2 क्लोरीन कंबाइन हुए होंगे। ऐसे ही उन्होंने एक तीसरा सॉल्यूशन लिया जिसमें 1 मोल COCl3 4NH3 था। जब उन्होंने इसमें AgNO3 डाला तो उन्होंने पाया कि 1 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हुआ, जिसका मतलब ये था कि यहाँ पर एक Cl ने AgNO3 के साथ कॉम्बिनेशन किया था। ऐसे ही उन्होंने एक फोर्थ सॉल्यूशन लिया जिसमें 1 मोल COCl3 4NH3 था, लेकिन इस सॉल्यूशन का कलर डिफरेंट था। जब उन्होंने इसमें AgNO3 ऐड किया तो उन्होंने देखा कि 1 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हुआ। तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पर भी एक क्लोरीन ने ही
AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेशन किया होगा। इसके बाद उन्होंने इन सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी को मेजर किया, तो उन्हें पता चला कि फर्स्ट सॉल्यूशन में 1:3 सॉल्यूशन कंडक्टिविटी। इसके बाद उन्होंने इन सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी पर एक्सपेरिमेंट किया, तो फर्स्ट सॉल्यूशन के केस में उन्होंने ये पाया कि जो कंडक्टिविटी का रेशियो था वो 1:3 था। इसका मतलब ये है कि उसमें एक कैटायन था और 3 एनायन थे। सेकंड सॉल्यूशन के केस में उन्होंने पाया कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन कंडक्टिविटी का रेशियो था वो 1:2 था। इसका मतलब भी ये था कि यहाँ पर एक कैटायन है और 2 एनायन हैं। इसी प्रकार से जो उनको थर्ड सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन कंडक्टिविटी का रेशियो मिला वो 1:1 था। इसका मतलब वहाँ पर केवल एक कैटायन था और एक एनायन था। और चौथे सॉल्यूशन के केस में भी उनको जो सॉल्यूशन कंडक्टिविटी में रेशियो मिला वो भी 1:1 था। इसका मतलब भी ये था कि वहाँ पर एक कैटायन था और एक एनायन था। अपने एक्सपेरिमेंट्स के डेटा को ऑब्जर्व करने के बाद वार्नर ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर कुछ कंक्लूजन दिए। सबसे पहले तो उन्होंने इन सभी का स्ट्रक्चर प्रपोज किया जो कि कंडक्टिविटी के आधार पर दिया था। एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि 1 मोल COCl3 6NH3 ने 3 मोल AgCl दिए थे। मतलब वहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट का रेशियो होगा वो 1:3 था और इसीलिए वार्नर ने इस कंपाउंड के लिए ये स्ट्रक्चर प्रपोज किया। इस प्रकार से ये देखा गया कि 1 मोल COCl3 5NH3 ने 2 मोल AgCl दिए थे, तो वहां पर इलेक्ट्रोलाइट का जो रेशियो था वो 1:2 था। इसीलिए इस कंपाउंड के लिए ये स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया। इसी तरह से ये पाया गया था कि 1 मोल COCl3 4NH3 ने 1 मोल AgCl दिया था। इसीलिए वहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट का रेशियो था वो 1:1 था और इसीलिए इसका ये स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया। इसी तरह से COCl3 4NH3 ने भी 1 मोल AgCl दिया था। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रोलाइट का रेशियो था वो 1:1 था। इसीलिए इसका ये स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया था। ये अब देखते हैं कि जो वार्नर ने अपनी थ्योरी दी थी उसके क्या क्या पोस्टुलेट्स थे। सबसे पहले वार्नर ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर यह बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो सेंट्रल मेटल होता है उसकी 2 तरह की वैलेंसीज होती हैं। द फर्स्ट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड द सेकेंड इज सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होती हैं और ये नॉर्मली सेटिस्फाइड होती हैं नेगेटिव आयंस के द्वारा। ऑन दी अदर हैंड सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है और ये सेटिस्फाइड होती है ऐसे एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स के द्वारा जो या तो नेगेटिव हो या न्यूट्रल हो। प्राइमरी वैलेंसी रिलेटेड होती है मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी रिलेटेड होती है मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ और सेकेंडरी वैलेंसी मेटल के लिए फिक्स रहती है। जो एटम्स और ग्रुप्स सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं का स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका मतलब ये है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग होगा तो उनका स्पेशियल अरेंजमेंट भी अलग अलग हो सकता है। आइए अब प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला दिया गया है। इसमें जो भी एटम्स और ग्रुप्स मेटल के साथ यानी कि कोबाल्ट के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हैं उनको ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है। यही सेटिस्फाई करते हैं मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी को। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तो Cl है और 5 अमोनिया है। इसका मतलब यहाँ पर टोटल 6 एटम्स और ग्रुप्स मेटल के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए यहाँ पर कोबाल्ट की जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो होगी 6। और ये ऐसे एटम्स या ग्रुप्स हैं जिनका आयनाइजेशन नहीं होगा। अब बात करते हैं प्राइमरी वैलेंसी की। तो जो भी ऐसे ग्रुप्स या एटम्स होते हैं आयनाइजेशन हो सकता है उनको ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं और ये सेटिस्फाई करते हैं मेटल की प्राइमरी वैलेंसी को। तो आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 Cl- आयन है, ताकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर
दो Cl- आयंस हैं और यही आयंस आयनाइजेबल हैं। इसीलिए यहाँ पर मेटल यानी कि कोबाल्ट की जो प्राइमरी वैलेंसी है वो 2 है। तो अब हम कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी 6 है और ये ऐसे एटम्स या ग्रुप्स हैं जो कोबाल्ट के साथ डायरेक्टली अटैच हैं और इनको हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है। ऑन द अदर हैंड कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी 2 है और ये ऐसे आयंस हैं जो आयनाइजेबल हैं और इनको हमने ब्रैकेट के बाहर लिखा है। इसके बाद वार्नर ने अपने पोस्टुलेट्स में ये बताया कि दो ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिनका फॉर्मूला तो सेम हो सकता है लेकिन डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट की वजह से वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं जिनका फॉर्मूला तो सेम है लेकिन उनका कलर डिफरेंट है। एक का ग्रीन है और दूसरे वाले का वॉयलेट है। वार्नर ने भी अपने इस पोस्टुलेट में यही समझाने की कोशिश की थी कि ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी हो सकते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकता है लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं, जैसा कि यहाँ पर कलर में डिफरेंस है। तो अब क्वेश्चन ये था कि ऐसा क्यों होता है। तो वार्नर ने इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया था वो ये था कि सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो मॉलिक्यूल्स या एनायंस हैं उनका स्पेशल अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है, यानी कि स्पेस में जो मॉलिक्यूल्स और एनायंस का अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो सकता है और इस डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से ही जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं वो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होते हुए भी अलग अलग प्रॉपर्टीज शो कर सकते हैं और ऐसे ही कंपाउंड्स को आइसोमर कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ये ग्रीन कॉम्प्लेक्स है और जो ये वॉयलेट कॉम्प्लेक्स है ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। वार्नर ने अपने पोस्टुलेट्स में स्पेशियल अरेंजमेंट का मतलब भी समझाया। उन्होंने बताया कि इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ज्योमेट्रिकल शेप से। उन्होंने बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स में पाए जा सकते हैं, जैसा कि टेट्राहेड्रल। इसका एग्जाम्पल है टेट्रा कार्बोनाइल निकल। दूसरी शेप हो सकती है ऑक्टाहेड्रल। इसके एग्जाम्पल्स आप यहाँ देख सकते हैं। एंड थर्ड शेप हो सकती है स्क्वायर प्लेनर, जैसे कि PtCl4 2-। वार्नर ने डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बीच के डिफरेंस को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। वार्नर ने समझाया कि डबल सॉल्ट्स ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जिनको अगर हम वाटर में या किसी और सुटेबल लिक्विड में डिसॉल्व करें तो वो डबल सॉल्ट अपने सभी आयंस का पॉजिटिव टेस्ट देगा, यानी कि हम सॉल्यूशन में उन सभी आयंस का टेस्ट कर सकते हैं जिनसे वो डबल सॉल्ट मिलकर बना था। ऑन दी अदर हैंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो वाटर में या किसी अन्य सुटेबल लिक्विड में अपने उन सभी आयंस में डिसोशिएट नहीं होते हैं जिनसे कि वो मिलकर बने थे। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के सॉल्यूशन को लेबोरेटरी में टेस्ट करें तो शायद हमें उन सभी आयंस का टेस्ट नहीं मिलेगा जिनसे कि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलकर बना था। ये इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हमने एक डबल सॉल्ट लिया है कार्नेलाइट, जिसका फॉर्मूला होता है KCl MgCl2 6H2O, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये डबल सॉल्ट दो सॉल्ट से मिलकर बना है, दैट आर पोटेशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये अपने सभी आयंस वाटर में देगा। आयंस होंगे पोटेशियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस और Cl-। अगर हम इस सॉल्यूशन को लेबोरेटरी में टेस्ट करें तो हमें इस सॉल्यूशन से पॉजिटिव आयन, मैग्नीशियम 2 प्लस आयन और क्लोराइड आयन का टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर हम एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड इसको वाटर में डिसॉल्व करें तो हम देख सकते हैं कि ये सभी आयंस में नहीं टूटा है। आइडियली हमको क्या मिलना चाहिए था, पोटेशियम प्लस, फेरस आयन और साइनाइड आयन, बट रियलिटी में हमें क्या मिला, ओनली पोटेशियम आयन एंड फेरोसाइनाइड आयन। यहाँ पर फेरस आयन और साइनाइड आयन नहीं मिला है। तो हम कह सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का बिहेवियर डबल सॉल्ट से डिफरेंट होता है। वो अपने सभी आयंस को वाटर में या किसी और सुटेबल सॉल्वेंट में लिबरेट नहीं करता है। यहाँ पर पोटेशियम तो अलग हो गया लेकिन जो फेरोसाइनाइड आयन है वो बिल्कुल वैसा ही है, वो फर्दर डिकम्पोज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हमें केवल दो ही तरह के आयन मिले हैं, पोटेशियम आयन एंड
फेरोसाइनाइड आयन। डबल सॉल्ट के कुछ एग्जांपल्स हैं। मोहर सॉल्ट, जिसका फॉर्मूला होता है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 और 6H2O। सेकेंड एग्जांपल है पोटाश एलम, जिसका फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2O, जिसे हम KAlSO4 का होल ट्वाइस और 12H2O भी लिख सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के कुछ एग्जांपल्स हैं PtCl4 2- एंड NiCO4 यानी कि टेट्रा कार्बोनाइल निकल।